की शुरुआत एक छोटे सेल से होती है और माँ की गर्भ में मिलने वाले पोषण से हम उस छोटे सेल से एक इंसान में बदलते हैं, जिसमें करीब 9 महीने का वक्त लगता है। और अब समय आता है अपनी माँ की गर्भ से बाहर आने का। लेकिन ये समय हमारे लिए सबसे मुश्किल होता है। पैदा होने के तुरंत बाद हम अपनी पहली सांस कब लेंगे, ये तय होना बेहद जरूरी है। 9 महीने तक हम अपनी माँ की गर्भ में रहे, जहां हमें वो सब दिया जा रहा था जिसकी हमें जरूरत थी, वो भी हमारे बिना कुछ किए। हमें खुद खाना नहीं खाना पड़ रहा था, यहां तक कि हमें खुद के लिए सांसें भी नहीं लेनी पड़ रही थी। ये सब काम हमारे लिए हमारी नाभि से जुड़ी अम्बिलिकल कॉर्ड हमारी बॉडी में लगातार ऑक्सीजन और पोषण भेजकर कर रही थी। यहां तक कि गर्भ में हमारे टेम्परेचर को भी एक समान रखते हुए हमें पूरा आराम दिया जा रहा था। हमें सब सही समय पर मिल रहा था, इसलिए हमारे फेफड़ों ने कभी सांसें भरने का प्रयास नहीं किया, ना ही कभी हमारे दिल ने खून को लंग्स में भेजा। लेकिन अगर हमारे दिल और फेफड़े ये सब नहीं कर रहे थे, तो गर्भ में अंदर हमारी बॉडी में खून कैसे बह रहा था? ये सब हो रहा था हमारे दिल में मौजूद एक छेद के जरिए। जी हाँ, पैदा होने से पहले ही हमारे दिल में एक छेद था। आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि हर 4 में से एक इंसान के दिल में एक छेद है, तो क्या आप यकीन करेंगे? हालांकि इस छेद का हमारी सेहत पर कोई बुरा असर नहीं होता, लेकिन ये छेद हमारे लिए बेहद जरूरी है, और जिनके दिल में ये होता है उन्हें इसके बारे में पता भी नहीं होता। इंसानों में सांस लेना कुछ यूं काम करता है। बॉडी से दिल में आया खून, जो कि ऑक्सीजन से खाली होता है, उससे वापस ऑक्सीजन भरने के लिए हमारे लंग्स में भेजा जाता है। ये खून लंग्स से ऑक्सीजन को पिक करके वापस दिल में आता है, जहां से उसे फिर से बॉडी में भेज दिया जाता है। अब क्योंकि गर्भ में हम खुद सांस नहीं लेते और ले भी नहीं सकते, इसलिए हमारे लंग्स अब तक काम नहीं करते। ये छेद इन्हीं लंग्स का काम करता है, जो कि मां से जुड़ी हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड से आई ऑक्सीजन से भरे खून को सीधा हमारे दिल में इसी छेद के जरिए एक हिस्से से दूसरे हिस्से में भेजता है, और फिर इसे हमारी बॉडी में पंप कर दिया जाता है। अगर ये प्रोसेस आपको थोड़ी मुश्किल लगी, तो आप इतना जान लीजिए कि पैदा होने से पहले ये छेद हमारी लंग्स यानी फेफड़ों का काम करता है, और इस छेद को हम पेटेंट फोमेन ओवल कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं क्लियर कर दूं कि ये छेद आर्शियल सेप्टल डिफेक्ट वाले छेद से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसका हमारी सेहत पर कोई नुकसान नहीं होता। इसके बाद फिर हम अपनी मां के अंदर से बाहर आते हैं, एक अंधेरी नर्म और कोमल दुनिया से निकलकर हमारा सामना तेज रोशनी और ठंडी हवा वाली इस बाहरी दुनिया से होता है। अब हमारी पूरी बॉडी को हमारे कंट्रोल में आने की जरूरत है, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड से अब ऑक्सीजन आनी बंद हो जाती है, और हमारे खून में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने लगता है, और यही ट्रिगर करता है हमारी पहली सांस को। गिरता हुआ ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल हमारे लंग्स को सांस भरने पर मजबूर करता है। हमारे दिल में बहता हुआ खून उस छेद को बंद कर देता है, और फिर सीधा हमारे लंग्स में जाता है, जहां इसे पहली बार हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन मिलती है। और यही होती है हमारी पहली सांस, जिसका होना बेहद जरूरी है। इसके बाद हमारा दिल और हमारे फेफड़े कनेक्ट हो जाते हैं, और हमारा ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। बंद हुआ वो छेद कुछ समय बाद पूरी तरह से सील हो जाता है, लेकिन 4 में से एक इंसान में वो छेद बंद नहीं हो पाता। लेकिन अब हम जानते हैं कि उसका हमारी सेहत पर कोई बुरा असर नहीं होता। कुदरत ने हमारे लिए कितना परफेक्ट सिस्टम बनाया है। अब आप एक लंबी सांस लीजिए, क्योंकि ये कुदरत के द्वारा हमें दिया गया सबसे कीमती तोहफा है। सांस लेना हमारे लिए सबसे जरूरी है। हम इसे हर वक्त करते रहते हैं, लेकिन इसके बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। अब सवाल ये आता है कि हम सांसें क्यों लेते हैं? क्यों हमारे दिल को हर वक्त इतना सारा खून हमारी बॉडी में पंप करना होता है? हमारे अंदर ऐसा क्या है जो दिल को हर वक्त बिना थके, बिना रुके धड़काता रहता है?
ये सब आखिर क्यों होता है और कैसे होता है, आइए जानते हैं। धरती पर मौजूद हर जिंदा प्राणी सेल से मिलकर बना है। कोशिका या सेल जीवन की सबसे छोटी वो यूनिट है जिसे हम जिंदगी का नाम दे सकते हैं। हमारे आसपास एक सेल या अनेक सेल से बने जीव मौजूद हैं। जो जीव एक सेल से बने हैं वो हमें बिना माइक्रोस्कोप की मदद के नहीं दिखाई दे सकते, क्योंकि ये बेहद छोटे हैं। लेकिन कई सेल से मिलकर बनने वाले प्राणियों को हम आंखों से देख सकते हैं। उदाहरण के लिए हम खुद खरबों सेल से मिलकर बने हैं। धरती पर अरबों सालों की एवोल्यूशन ने सेल्स में एक सहज प्रकृति विकसित की है, यानी सेल्स कुछ ऐसे काम करते हैं जो उन्हें जिंदा रहने के लिए करने ही हैं, जैसे कि खुद के जैसी दूसरे सेल्स को पैदा करना, खुद का विकास करना और रिपेयर होना वगैरह वगैरह। और ये सब करने के लिए इन्हें एनर्जी की जरूरत होती है, जिसमें कई चीजें शामिल हैं, जैसे कि ऑक्सीजन और दूसरे पोषक तत्व। ये सब काम करते हुए सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी, जिनका बॉडी के अंदर से बाहर आना जरूरी है। अब कुदरत ने एक ऐसी चीज इजाद की है जो इन्हें ऑक्सीजन और पोषण देने के साथ साथ इनके वेस्ट प्रोडक्ट्स की भी सफाई करे और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सके, और वो चीज है खून, जिसे हमारा दिल हमारी बॉडी में मौजूद नसों के विशाल नेटवर्क के जरिए लगातार बिना रुके पंप करता रहता है। दिल से भेजे जाने वाले खून में ऑक्सीजन और पोषक तत्व दोनों होते हैं, और वापसी के समय ये अपने साथ वेस्ट प्रोडक्ट्स और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता हुआ आता है। यानी खून ही हमारे पास वो इकलौता मीडियम है जिसके जरिए हम सेल्स को वो सब भेज सकते हैं जिसकी उन्हें जरूरत है। अगर हम उन तक ऑक्सीजन और पोषण नहीं भेज पाए तो सेल्स ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते, और हमारे सेल्स का मरना यानी कि हमारा मरना। आइए अब ये जानते हैं कि हमारा खून आखिर किन चीजों से मिलकर बना है। सबसे पहले आता है प्लाज्मा। ये पीले गाढ़े पानी जैसा पदार्थ है जिससे पोषक तत्व, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक से दूसरी जगह डिलीवर किया जाता है। फिर आते हैं ब्लड सेल्स, जिनमें सबसे पहले हैं रेड ब्लड सेल्स। इनमें हीमोग्लोबिन होता है जिसका काम है फेफड़ों से ऑक्सीजन को कैरी करके सेल्स तक ले जाना और सेल्स की कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों में लाना। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से भरे होते हैं इनका रंग सुर्ख लाल होता है। एक रेड ब्लड सेल की जिंदगी करीबन 4 महीने की होती है और करीबन 200 अरब रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में रोज बनते हैं ताकि पुरानी मरे हुए सेल्स की भरपाई की जा सके। फिर आते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का जरूरी हिस्सा हैं। अलग अलग तरह के व्हाइट ब्लड सेल्स अलग अलग जर्म से लड़ते हैं। इसके अलावा कुछ अलग तरह के व्हाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडी भी बनाते हैं, जिनका काम है बॉडी में बाहर से आई हानिकारक चीजों को पहचान कर उनसे हमें निजात दिलाना। कुल मिलाकर व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि हमारी बॉडी इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ सके। इन व्हाइट ब्लड सेल्स की जिंदगी कुछ घंटों से लेकर कुछ साल की हो सकती है और हमारी बॉडी में नए व्हाइट ब्लड सेल्स भी बनते रहते हैं। हालांकि इनकी संख्या रेड ब्लड सेल्स के मुकाबले कम ही रहती है, लेकिन हमारी बॉडी जब चाहे इन्फेक्शन से लड़ने के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ा सकती है। सबसे आखिर में है प्लेटलेट्स, जिनका काम है चोट लगने पर बहने वाले खून को जमाना ताकि खून को बहने से रोका जा सके। लेकिन ये ब्लड सेल्स आखिर आते कहां से हैं? क्या आप जानते हैं कि हमारी हड्डियों के अंदर मौजूद बोन मैरो में एक छोटी सी फैक्ट्री है जिसमें हर मिनट करीबन 15 करोड़ रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है, जहां बड़ी सावधानी से एक एक रेड ब्लड सेल को 7 दिनों में तैयार करके हमारी ब्लड स्ट्रीम में भेजा जाता है, जहां ये पहले से मौजूद दूसरे 25 खरब रेड ब्लड सेल्स में मिल जाते हैं और यहां से ये सेल निकल पड़ते हैं अपने कभी न पूरे होने वाले सफर पर, कम से कम तब तक जब तक इनकी जिंदगी पूरी नहीं हो जाती। रेड ब्लड सेल्स हमारी ब्लड स्ट्रीम में करीबन 100 दिनों तक ही जिंदा रह पाते हैं, जिसके बाद इनकी जगह बोन मैरो में बन रहे नए सेल्स ले लेते हैं। जितनी तादाद में पुराने सेल्स मरते जाते हैं उतनी ही संख्या में नए सेल्स भी बनते रहते हैं। इसलिए एक हेल्दी बॉडी में कभी भी रेड ब्लड सेल्स की कमी नहीं होती। बोन मैरो में न सिर्फ रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है
बल्कि वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स भी लगातार यहीं पर बनकर हमारी ब्लड स्ट्रीम में मिलते हैं। आइए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, बोन मैरो के बारे में थोड़ा और जानते हैं। हमारी हड्डियां शरीर के दूसरे ऑर्गन से कड़क होती हैं, लेकिन हड्डियों के अंदर एक खाली जगह होती है। बोन मैरो एक नमी से भरा गुदगुदा टिश्यू है जो इस खाली जगह को भरता है। बोन मैरो का काम है हमारी ब्लड सेल्स को बनाना, जिसमें रेड और वाइट सेल्स और प्लेटलेट शामिल हैं। जब हम छोटे होते हैं तब हमारी ज्यादातर हड्डियों के अंदर मैरो पाया जाता है और उम्र बढ़ने के साथ ये केवल कुछ ही हड्डियों तक सीमित रह जाता है, लेकिन फिर भी इनकी संख्या ब्लड सेल्स को बनाने के लिए काफी होती है। अब हम ये जान चुके हैं कि खून हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है। ये कैसे बनता है और कैसे इसके जरिए हमारी नसों के विशाल नेटवर्क में ऑक्सीजन और दूसरे पोषक तत्वों की डिलीवरी होती है। आइए अब जानते हैं कि खून दिल से बॉडी तक और बॉडी से वापस दिल तक कैसे कैसे पहुंचता है। हमारे दिल के अंदर 4 अलग अलग चेंबर्स होते हैं। खून लंग्स और बॉडी से आकर ऊपर के दोनों चेंबर्स में जमा होता है और नीचे के दोनों चेंबर्स से खून वापस से बॉडी और लंग्स में भेजा जाता है। इन सभी चेंबर्स के बीच में मसल्स की एक मोटी दीवार होती है जो लेफ्ट साइड को राइट से अलग करती है, और ये सभी चेंबर्स मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। सबसे पहले राइट साइड के ऊपर के चेंबर में बॉडी से आया खून जमा होता है। यह खून ऑक्सीजन से खाली होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। इसके बाद इसे राइट साइड से नीचे के चेंबर में भेज दिया जाता है, जहां से इसे फेफड़ों में पंप किया जाता है ताकि इसकी कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर इसमें ऑक्सीजन भरी जा सके। ऑक्सीजन से भरा खून फेफड़ों से दिल के लेफ्ट वाले ऊपर के चेंबर में आता है, जहां से ये लेफ्ट वाले नीचे के चेंबर में ट्रांसफर होकर फिर से बॉडी में पंप कर दिया जाता है। ऑक्सीजन से भरा खून अब बॉडी में जाने को तैयार है, लेकिन खून को कैसे पता कि उसे कहां जाना है? मतलब वो एक ही दिशा में क्यों बहता है, वापस से मुड़कर उल्टी दिशा में क्यों नहीं आता? इस काम में मदद करते हैं दिल में लगे वॉल्व। हमारे दिल में भी वॉल्व होते हैं जो ये पक्का करते हैं कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से में भेजा गया खून वापस लौट कर न आ पाए। ये एक ऐसे दरवाजे का काम करते हैं जो सिर्फ खून को एक तरफ जाने देता है। इससे पहले कि खून वापस से लौट कर आए, ये वॉल्व बंद हो जाते हैं और खून लगातार एक दिशा में बहता रहता है। इसके बाद खून हमारी वेसल्स यानी धमनियों के नेटवर्क में पहुंचता है। हमारी ब्लड वेसल्स पर ही पूरे शरीर में खून को डिलीवर करने का जिम्मा होता है, जिसका पहला हिस्सा होती हैं आर्टरीज, जो दिल से आए खून को बॉडी में ले जाती हैं। ये आर्टरीज कनेक्ट होती हैं कैपिलरीज से, और इन्हीं कैपिलरीज से हमारे टिश्यू में मौजूद सेल ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को सोखते हैं और बदले में अपना वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड खून में मिला देते हैं। इन कैपिलरीज को हम हमारी ब्लड वेसल्स का दूसरा हिस्सा कह सकते हैं। कैपिलरीज में ये काम बखूबी होता है। सभी सेल को ऑक्सीजन और पोषक तत्व डिलीवर किए जाते हैं और उनके वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को खून में सोख लिया जाता है। ऑक्सीजन से खाली ब्लड पहुंचता है हमारी ब्लड वेसल्स के आखिरी हिस्से में, यानी कि वेन्स में। वेन्स का काम होता है इस ब्लड को वापस दिल में ले जाना, जहां दिल इसमें फिर से ऑक्सीजन मिलाकर बॉडी में भेज देगा। ये एक पूरी साइकिल है जो लगातार बिना रुके चलती रहती है, और खून की इस आवाजाही को हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। लेकिन हमारे खून में खाने का पोषण कहाँ मिलता है? ये काम होता है हमारी छोटी आंत में। हमारा खाया हुआ खाना हमारे पेट से होकर हमारी छोटी आंत में पहुंचता है। इसमें मौजूद माइक्रोविली और विली नाम के बेहद छोटे छोटे उंगलियों जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, और इन्हीं के जरिए हमारे खाने का पोषण सोख लिया जाता है। ये छोटी छोटी उंगलियों जैसे स्ट्रक्चर छोटी आंत के सरफेस को कई गुना बढ़ा देते हैं, ताकि खाने के एक एक कण का पोषण इनके द्वारा सोखा जा सके। अगर हम इनमें से किसी एक के अंदर झांक कर देखें तो हमें पता लगेगा कि इन छोटी उंगलियों के अंदर भी कैपिलरी मौजूद हैं, जो कि हमारी ब्लड वेसल का हिस्सा हैं।
खाने से लिया गया पोषण माइक्रोविली द्वारा इन्हीं कैपिलरी को ट्रांसफर किया जाता है, जहां से ये हमारे खून में मिल जाता है। छोटी आंत से गुजरने के बाद बचे हुए खाने में पानी, बैक्टीरिया और दूसरे ना पचने वाले पदार्थ होते हैं, जिनके बाद ये बड़ी आंत में जाता है और वहां इसका बचा हुआ पानी सोख लिया जाता है और इसके बाद जो बचता है वो हमारा मल होता है। खून से कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर उसमें ऑक्सीजन भरने का काम हमारे फेफड़े कर देते हैं और इसमें खाने का पोषण हमारी छोटी आंत से आ जाता है। लेकिन इसमें मौजूद वेस्ट को कौन साफ करता है? इस काम की जिम्मेदारी होती है हमारी किडनी और लिवर की। ये भी ब्लड सर्कुलेशन से जुड़े हैं, जिसमें बॉडी से आया अशुद्ध खून साफ होकर वापस से दिल की ओर जाता है। अब हम हमारे दिल और हमारे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में लगभग सब कुछ जान चुके हैं, लेकिन एक बात अब भी हमें नहीं पता, वो ये कि आखिर हमारा दिल लगातार धड़कता क्यों रहता है। वो कौन सी ऐसी चीज है जो इसे कभी बंद नहीं होने देती? हमारे दिल का अपना एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जो कि दिल की मसल में इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजता है। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल दिल को बताते हैं कि कब सिकुड़ते और पंप करते हुए बॉडी में ब्लड भेजना है। जब दिल की मसल में इलेक्ट्रिसिटी बहती है तो दिल सिकुड़ने और पंप करने लगता है। ये सिग्नल जिन सेल्स के ग्रुप में जनरेट होते हैं उन्हें हम साइनस नोड कहते हैं। ये दिल की राइट साइड में मौजूद होते हैं। इन्हीं से पूरे दिल में बार बार लगातार इलेक्ट्रिसिटी भेजी जाती है। साइनस नोड दिल के लिए एक नेचुरल पेस मेकर की तरह है, जो बिना थके बिना रुके लगातार अपना काम करते रहते हैं। ये इस बात का ख्याल भी रखते हैं कि भेजे गए इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा दिल सही समय पर और सही रफ्तार से लगातार धड़कता रहे। इन्हीं सेल्स के जरिए हमारी धड़कनें काबू होती हैं, जो एक रिदम बनाते हुए हमारे दिल को धड़काती हैं। ये हमारे जन्म के भी पहले बनना शुरू होती हैं और मरने तक हमारा साथ देती हैं, पूरी ईमानदारी से। अपनी रफ्तार को काबू करते हुए ये हमारे द्वारा किए गए सभी कामों के साथ अपना तालमेल बिठाती हैं। जब हम भाग रहे होते हैं तो ये हमारे दिल की धड़कनों को तेज कर देती हैं और जब हम रिलैक्स कर रहे होते हैं तो ये नॉर्मल हो जाती हैं। हमारा शरीर और हमारा दिल कुदरत का अरबों सालों के विकास से बनाया गया एक बेहतरीन सिस्टम है, जिसके अंदर खुद की एक दुनिया है, जिसको ठीक से चलाने का जिम्मा हमारे अंदर मौजूद कई हिस्सों पर है, जो लगातार बिना रुके अपना काम करते रहते हैं। अब आप सांस लेते वक्त ये जरूर सोचिएगा कि इसे लेने के बाद ये कहां कहां से होती हुई उन सेल्स तक पहुंचेगी जिनके मिलने से आप बने हैं।